क्लास 9 के सारे प्यारे विद्यार्थियों को जेएमएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आपके फिर से लिए दोस्त यहाँ पर मैथ का एक पोर्शन चलेगा जो पहला चैप्टर आपका जिसको कहते हैं संख्या पद्धति, जिसको नंबर सिस्टम कहा जाता है। एक वीडियो हमने आपके लिए बना चुका है, वीडियो आपने पढ़ चुकी है, ठीक है, जिसमें आपका दूसरा पार्ट रहेगा जिसमें आप देखेंगे कि प्रश्नावली 1B आपका चलेगा, जिसमें प्रश्नावली 1A हो चुका है। आज जो आपका चलेगा वो प्रश्नावली क्या रहेगा, 1B रहेगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए उसमें आपको हमने वहां पर योगात्मक प्रतिलोम के बारे में आपको समझाया, भली भांति योगात्मक प्रतिलोम के बारे में आपको वहां पर समझाया गया था। देखिए योगात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है क्या, ध्यान से देखिएगा। जैसे कोई भी चीज का अगर आपसे योगात्मक प्रतिलोम आपसे पूछता है कि योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, तो उसके बारे में जरा देखिएगा। जैसे आपसे कह दे कि यक्स का योगात्मक प्रतिलोम आप बताइए, यक्स का योगात्मक प्रतिलोम आप बताइए, तो आप उसको कैसे बताएंगे। देखिए यक्स का योगात्मक प्रतिलोम अगर आपसे पूछता है कि यक्स का योगात्मक प्रतिलोम आप बताइए, तो यक्स का योगात्मक प्रतिलोम आपसे पूछे तो आप उसको क्या बताएंगे, माइनस यक्स बताएंगे। अगर मान लेते हैं कभी कभी माइनस यक्स का योगात्मक प्रतिलोम आपसे पूछ ले कि योगात्मक प्रतिलोम, इसे आपसे पूछ लेता है, तब आपको क्या करना है, एक माइनस तो लगाना ही पड़ेगा और साथ में पहले से एक माइनस लगा है, इसलिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाता है। तो जब भी कोई वैल्यू का योगात्मक प्रतिलोम अगर आपसे पूछता है भैया, जैसे यहाँ पर यक्स का योगात्मक प्रतिलोम, तो आप क्या बताएंगे, माइनस यक्स बताएंगे, यानी एक माइनस उसके साथ आ जाता है। कोई भी संख्या कोई भी अंक होगा तो उसके साथ एक माइनस आ जाता है। अब जैसे माइनस यक्स का योगात्मक प्रतिलोम बताइए, तो आपको पता है कि एक माइनस तुम्हारे पास पहले से रहेगा और फिर आपको एक माइनस जो आपके साथ जो अंक रहेगा उसको आपको लिखना पड़ेगा। तो ये माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पर आपके पास क्या बन जाएगा, प्लस यक्स हो जाता है। तो इसका क्या होता है, योगात्मक प्रतिलोम होता है। वैसे यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए आपको दिया है कि -7, 0, 1 इतना इतना, आपको सभी का योगात्मक प्रतिलोम बताना है। जैसे आपको -7 का योगात्मक प्रतिलोम आपको बताना है कि -7 का योगात्मक प्रतिलोम बताइए। तो अगर -7 का योगात्मक प्रतिलोम बताता है तो माइनस पहले से लगाएंगे, एक माइनस इसके साथ लगा हुआ है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +7 हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से इनके योगात्मक प्रतिलोम को यहाँ पर बताया जा सकता है। चलिए अब जैसे आपको यहाँ पर 0, देखिए 0 का योगात्मक प्रतिलोम आपसे पूछता है कि 0 का योगात्मक प्रतिलोम आप बताइए, योगात्मक प्रतिलोम बताइए, ठीक है। तो 0 का योगात्मक प्रतिलोम आपके पास क्या होगा, 0 ही होगा, ठीक है। तो जैसे -7 का योगात्मक प्रतिलोम, एक माइनस पहले से आपके साथ -7 लगा है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस। अब इसी प्रकार से अगर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ लेता है, यहां पर देखिएगा कि एक का योगात्मक प्रतिलोम बताइए, एक का योगात्मक प्रतिलोम आप बताइए। तो आपसे कहे कि योग 1 का कितना होता है, तो आप -1 बताएंगे। ठीक उसी प्रकार से जब आपसे कहता है कि -a + b का आप योगात्मक प्रतिलोम बताइए, तो आपको यहाँ पर क्या बताना पड़ेगा, देखिएगा एक माइनस पहले से, यहाँ पर एक तो आपके पास माइनस फिर से लगा होगा, ठीक है। तो ये माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस। तो आपके पास कितना आ जाएगा, a + b आ जाता है। तो इस तरीके से जितनी भी संख्याएं थी सभी का योगात्मक प्रतिलोम आपसे पूछ रहा है। तो योगात्मक का मतलब कोई चीज प्लस में होता है तो वो माइनस में आ जाएगा, और माइनस में होता है तो क्या आ जाता है, प्लस में आ जाता है। तो इस तरीके से इनका योगात्मक प्रतिलोम होता है, ठीक है। साथ साथ में चीजों को आप नोट भी कर लेंगे, जितने भी क्वेश्चन होंगे साथ साथ में इनको नोट करते चलेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है वितरण नियम से 15 × 32 का मान ज्ञात करना है। अब ये वितरण नियम क्या होता है, देखिए वितरण नियम योग का भी नियम होता है, गुणा का भी नियम होता है, ठीक है। अब जैसे देखिए वितरण नियम से आपसे पूछता है कि भैया ये वितरण नियम क्या है। देखिए अगर हम वितरण नियम की यहाँ पर बात करते हैं कि वितरण नियम को जरा बता दीजिए, तो इसके लिए a गुणे आपके पास कितना होता है, b + c होता है। आपके पास जैसे 3 वैल्यू है, कोई भी चीज हो सकता है a, b और क्या, c। तो यहाँ पर हमने a गुणे b + क्या लिया, c। तो आगे आपका क्या हो सकता है, देखिए a का b के साथ गुणा हो सकता है, तो a गुणे कितना होगा, b धन a का c के साथ हो सकता है, तो a गुणे कितना होगा, c। तो a गुणे b और धन a गुणे आपका क्या होगा, c होगा। इस तरीके से आपका वितरण नियम हो जाता है।
देखिए ये तो गुणा का वितरण नियम हो जाता है, साथ साथ में आप देख सकते हैं कि जोड़ का भी वितरण नियम होता है। ठीक है, तो चलिए आपको यही वितरण नियम की सहायता से 15 गुणे 32 का आपसे मान पूछ रहा है, तो चलिए देखते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है कि 15 और गुणे क्या लिखा है, यहाँ पर 32 लिखा है, 15 गुणे 32। तो ये 15 तो आपका रहेगा और 32 को हम 30 प्लस क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे 2 लिख सकते हैं, 30 प्लस 2 लिखा जा सकता है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए a गुणे b प्लस क्या है c, a गुणे b प्लस c। तो आगे आप क्या करेंगे, 15 गुणे 30 और प्लस 15 गुणे आप क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। तो 15 तिया 45, आपके पास 480 आएगा, 15 दूनी 30। अब आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 510 आएगा। भाई देखिए 15 दूनी 30, ये आपके पास कितना हो जाएगा, 445। ये आपका कितना हो जाएगा, 445 प्लस आप जोड़ेंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 480 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि कितना आ गया, 480 आ गया। तो वितरण नियम की सहायता से 15 गुणे 32 का मान ज्ञात करना था, तो आपने कितना निकाला, 480 निकाला। तो ये आपका वितरण नियम होता है, इसकी सहायता से हम क्या करेंगे, 15 गुणे 32 का मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर क्या कहता है, धन पूर्णांकों में एक उदाहरण सहित दर्शाइए कि योग की संक्रिया पर योग का वितरण नियम असत्य होता है। देखिए अगर यहाँ पर हम अगर योग का वितरण नियम यहाँ पर आपको बताएं कि भैया योग का वितरण नियम क्या होता है। देखिए अगर हम योग का वितरण नियम देखते हैं तो यहाँ पर योग का वितरण नियम, अब योग का वितरण नियम जैसे यहाँ पर हमने a धन लिया और b प्लस यहाँ पर क्या लिया, c लिया। ठीक, इसको हम आगे क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे a प्लस b लिखा जा सकता है और धन आपके पास a प्लस c लिखा जा सकता है। ये हमारा योग का वितरण नियम होता है। अब जैसे देखिएगा, अब यही चीज यहाँ पर हम लगाएंगे, ध्यान से देखिएगा। तो अगर यहाँ पर देखिएगा आप योग का, वही योग का यहाँ पर आप वितरण नियम लगाएंगे, तो योग का वितरण नियम, तो यहाँ पर योग का वितरण नियम आप देखेंगे कि a प्लस बी धन कितना c, a प्लस बी धन कितना c। अब यहाँ पर जैसे आपके पास मान लेते हैं कि a की वैल्यू कितना है 5 प्लस और b की वैल्यू हम मान लेते हैं 4 प्लस कितना यहाँ पर 3। हमने सपोज दैट a बराबर 5 लिया, b बराबर 4 लिया और c बराबर कितना लिया, 3 लिया। तो आप देख सकते हैं कि 5 प्लस 4 3 कितना 7, 4 3 कितना होता है 7। तो ये 7 5 कितना आ जाता है 12। अभी तो मैंने सीधा सीधा इनको जोड़ा है। ठीक है, क्या करा, देखिए 4 3 7, 7 5 कितना 12। अब हम यही का वितरण नियम में जब बांटेंगे इसको, तो a प्लस बी और धन a प्लस कितना c। ठीक है, इस तरीके से होता है। अभी तो देखिए सीधा ये LHS भाग और ये क्या है, RHS भाग है। ये LHS भाग और ये क्या RHS। ये तो शुरुआत में था, इसको हमने बांटा। जब बांटा तो इस चीज को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये देखते हैं क्या सत्य होगा या असत्य होगा। तो भाई साहब a की वैल्यू हमारे पास कितना है 5, 5 प्लस कितना 4 और धन लगाया, a की वैल्यू फिर 5 प्लस कितना आएगा 3, 5 4 9 प्लस कितना 8, 9 8 कितना आया 17 आया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि योग का वितरण नियम क्या होता है, असत्य होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि अतः योग संक्रिया, ठीक है, योग संक्रिया पर योग का वितरण नियम असत्य होता है, ये आप इसको बताएंगे। ठीक है, तो अतः योग संक्रिया पर योग वितरण नियम क्या होता है, असत्य होता है। तो इस तरीके से आप इनको दिखा सकते हैं। देखिए पहले आपने a 5 लिया, b 4 लिया, c कितना लिया 3। तो आपने पहले इस LHS भाग को उठाया। ठीक है, इसमें आपने वैल्यू रखा 5 4 3। तो पहले हम सरलीकरण क्या कहती है कि पहले हम ब्रैकेट को जोड़े। तो आप पहले 4 प्लस 3 को जोड़ेंगे तो 7, 7 5 कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। उसके बाद इस संक्रिया को हम तोड़ते हैं, क्या करते हैं, तोड़ते हैं। तो हमारे पास a प्लस बी धन a प्लस कितना होगा c होगा। तो a प्लस बी को 5 प्लस कितना होगा 4 और धन a प्लस c को 5 प्लस कितना होगा 3। तो 5 4 कितना 9 और 5 3 कितना 8। तो 9 8 कितना हो जाएगा 17 हो जाता है। ठीक है,
तो अतः देख सकते हैं कि इसमें 12 आया और इसमें कितना आया 17 आया। हम कह सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर नहीं है, इसलिए अतः योग संक्रिया पर योग वितरण नियम क्या होता है, असत्य होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कहता है दर्शाइए कि पूर्णांकों में योगात्मक नियम क्या होता है, अद्वितीय होता है। अद्वितीय यूनिक सॉल्यूशन होता है जिसमें मात्र सिर्फ एक ही हल किया जाता है, उसके अलावा नहीं होता है। तो अब जरा यहाँ पर देखेंगे, जैसे हमारे पास कोई दो अंक हो, जैसे हमने यहाँ पर लिया कि 5 + 3, आप 5 + 3 को देखेंगे तब भी क्या आएगा 8, और 8 क्या है, एक पूर्णांक है। 8 क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक है, आपने देखा पूर्णांक ही आया। ठीक है, देखिए यूनिक सॉल्यूशन का मतलब चाहे जो काम करें बाद में रिजल्ट वही आए। अलग अलग व्यक्ति तो होंगे लेकिन बाद में जो सॉल्यूशन निकल के आता है, वो रिजल्ट निकल के आता है, वो एक ही चीज होना चाहिए, कोई अलग चीज नहीं होना चाहिए, तभी उसको अद्वितीय हल माना जाता है, यूनिक सॉल्यूशन माना जाता है। तो जैसे आपने 5 + 3 को लिया तो आपने क्या निकाला, 8 निकाला। इसी प्रकार से अगर दोस्त हम 3 और प्लस क्या ले लेते हैं 5, तो 5 3 कितना होगा 8, और 8 भी आपका क्या है, एक पूर्णांक है। 8 भी क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं क्या, योगात्मक, देखिए पूर्णांकों में योगात्मक नियम अद्वितीय होता है। ठीक है, अतः आप यहाँ पर क्या बताएंगे, अतः पूर्णांकों में योगात्मक नियम अद्वितीय होता है। ठीक, ये आप बताएंगे। अतः पूर्णांकों में योगात्मक नियम आपका क्या होता है, अद्वितीय होता है। तो इस तरीके से हम इसको दिखा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 5 + 3 लिया तब भी आपने 8 निकाला, और 3 + 5 लिया तब भी आपने क्या निकाला, 8 ही निकाला। तो अतः पूर्णांकों में योगात्मक नियम आपका क्या होता है, अद्वितीय होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। अगला देखेंगे। अब इसमें हमें क्या करना है, निम्नलिखित संख्याओं में से धन पूर्णांकों में क्या करना है, छांटना है। अब यहाँ पर देखिए आपको अलग अलग धन पूर्णांकों को क्या करना है, छांटना होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं धन पूर्णांक को छांटना है। अब जैसे यहाँ पर क्वेश्चन क्या लिखा है भैया, 8 माइनस कितना 6, 8 माइनस 6, तो आप बताइए 8 में से 6 गया तो कितना बचा 2, तो 2 क्या है, तो आप कहेंगे 2 हमारा क्या है, एक धन पूर्णांक है। 2 हमारा एक धन पूर्णांक है। ठीक है, और आप देख सकते हैं 2 - 5 आपके पास -3 आएगा, जो कि इसको हम क्या कहते हैं, ऋण पूर्णांक कहते हैं। ये हमारा क्या होता है, ऋण पूर्णांक होता है। उसके बाद 13 तो पहले से धन में है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये हमारा क्या है, धन पूर्णांक है। ठीक है, धन पूर्णांक है। और उसके बाद आप अगला क्वेश्चन क्या है, -3 गुणे माइनस कितना 4, तो माइनस माइनस कितना प्लस, तो प्लस 12 है, तो इसको हम क्या कहते हैं, धन पूर्णांक कहते हैं। ये हमारा धन पूर्णांक हो जाता है। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए 82 की बात करते हैं, तो 82 की अगर आप बात करते हैं तो 82 भी क्या है, एक धन पूर्णांक है। ये आपका एक धन पूर्णांक आ जाएगा क्योंकि ये तो धन में पहले से लगा है। अब आपके पास एक क्वेश्चन अगला क्या है कि -5 गुणे 3, तो -5 3 15, तो ये हमारा क्या होता है, ऋण पूर्णांक होता है। ये आपका ऋण पूर्णांक है। उसी प्रकार से अगर हम 3 गुणे 5 की बात करते हैं तो 3 × 5 कितना हो जाता है 15, 15 आपको क्या बताना पड़ेगा, ये धन पूर्णांक आपका रहेगा। ये आपका क्या रहेगा, धन पूर्णांक रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन आपको दिया था इसमें हमें भैया छांटना था कि कौन धन होगा या कौन ऋण होगा। तो आपको पता है कि जो चीज अगर माइनस में आ जाता है तो माइनस में आने की जो संख्याएं होती हैं उसको ऋण पूर्णांक कहा जाता है। ठीक है, और आपने देखा कि पहली क्लास में हमने पूरी तरीके से आपको दिया टाइप्स ऑफ नंबर, जो संख्याओं के प्रकार होते हैं। संख्याओं के प्रकार में हमने धन पूर्णांक, विषम, विषम, भाज्य, अभाज्य, वास्तविक संख्या, परमेय, अपरमेय, ठीक है, दशमलव, प्रसार भी आपने स्थितियों पे देखा। तो हर चीज को वहां पर हमने एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी तरीके से किया है। तो वही चीज अब आपको काम देने वाला है, क्योंकि आपका जो चैप्टर है संख्या पद्धति है, नंबर सिस्टम है, तो इसमें आपको सारे अंकों को खेल के बारे में देखना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आपको सवाल दे दिया था कि आपको यहाँ पर धन पूर्णांकों को क्या करना था, छांटना होता है। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन था कि जैसे यहाँ पर आपने देखा कि 8 में से 6 निकल गया तो 2 आया, तो 2 तो प्लस में है ना, तो इसको हम धन पूर्णांक कहेंगे। 2 में से 5 गया तो -3 आया, ऋण पूर्णांक हो जाता है।
13 एक धन पूर्णांक होता है, 3 चौक 12, 12 एक धन पूर्णांक होता है, 82 एक धन पूर्णांक होता है, -5 गुणे 3 -15 ऋण पूर्णांक होता है, 3 गुणे 5 15 आपका क्या होता है, धन पूर्णांक होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर क्या होता है, सॉल्व होता है। चलिए तो चलिए देखिएगा, तो यहाँ पर आपने देखा दोस्त कि आपका जितना प्रश्नावली 1B था, 1B में लगभग हमने सारे क्वेश्चनों को यहाँ पर आपका कवर कर लिया। देखिए पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन था, ये दूसरा, और ये आपका क्या है, ये तीसरा क्वेश्चन है, और ये तीसरा भी हमने आपको बताया। ये चौथा योगात्मक नियम अद्वितीय होता है, ये भी हो चुका। और एक वाला आपका था क्या, निम्नलिखित संख्या में से धन पूर्णांक को छांटना होता है। तो हमने सारे क्वेश्चन को करा दिया, ठीक है। तो 1B यहाँ पर आपको समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो आज की क्लास सिर्फ यहीं तक रखेंगे, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।